तो हम देख रहे थे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जिसमें हम अभी देखने वाले हैं मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। यानी अगर दो वेव्स एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट पे मिलती है तो उस कॉमन पॉइंट की जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो कितनी रहेगी। तो दो वेव्स है, दो वेव्स मिल रही है, तो हमें यहाँ पे वेव का इक्वेशन यूज़ करना चाहिए। अभी मैंने पिछले डिस्कशन में भी बताया कि दो इक्वेशन में कंसिडर करने वाला हूँ। तो पहला इक्वेशन में कंसिडर करने वाला हूँ y1 इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी, और दूसरा इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी। दोनों में आप देख सकते हो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दोनों में सेम है, यानी दोनों वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे सेम है। बस दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग है, एक का एम्पलीट्यूड है a1 और दूसरे का एम्पलीट्यूड है a2। अब ये जो दो मिलेंगे, और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने इक्वेशन ऑफ वेव ये क्यों लिया, मैंने वो वाला इक्वेशन क्यों नहीं लिया। क्या है इक्वेशन आपका, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो आप अगर टेक्स्ट बुक में देखते हो तो उन्होंने ये कहा है कि हम ये जो दोनों वेव्स का डिस्कशन कर रहे हैं, दोनों वेव्स जो मिल रही है वो मिल रही है एट x इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है, इस x की वैल्यू को 0 कर दिया है। तो इसीलिए यहाँ पे ओमेगा टी और ये यहाँ पे दोनों जगह पर उन्होंने ओमेगा टी यूज़ किया है, और वहाँ पे के एक्स ये टर्म आपको दिखाई नहीं दी। क्यों नहीं दी, क्योंकि हम जो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं दैट पॉइंट इटसेल्फ इज एट द ओरिजिन, सो दैट्स वाई एट एक्स इज इक्वल टू 0 अगर ये आप डिस्कशन कर रहे हो तो ये वाली जो टर्म है ये गायब हो जाएगी। आपको जो इक्वेशन रहेगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। एक और चीज़ यहाँ पे हमें देखनी है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों वेव्स का फेज़ सेम हो, देयर मे बी सम फेज डिफरेंस, और इसीलिए यहाँ पे दूसरा जो इक्वेशन हमने कंसिडर किया है दैट इज़ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये इक्वेशन हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। सो दो इक्वेशन है, एक का इक्वेशन है a1 साइन ऑफ ओमेगा टी और दूसरे का है a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। सो देयर इज़ अ फेज डिफरेंस ऑफ फाई इन बिटवीन टू वेव्स। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट। सो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली वेक्टर सम ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ टू वेव्स। सो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब हमें बस यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा सा यूज़ करना है, और एक बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन आपको आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो, समझ लो। कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। सो y1 इज़ a1 साइन ऑफ ओमेगा टी। मैं फिर से बता रहा हूँ, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, बस ये फेज डिफरेंस है दोनों में। y2 इज़ a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। अब देखो यहाँ पे मैं इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2 साइन ऑफ a प्लस बी कैन बी रिटन एज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। सो साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये ऐसा एक्सपांशन आपके टेक्स्ट बुक में यस उन्होंने दिखाया है, बट मैंने थोड़ा सा ये a2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। सो इफ आई मल्टीप्लाई बाई a2, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन फाई। आई होप ये स्टेप समझ में आ गई होगी आपको। ये यहाँ पे बस मैंने कुछ नहीं किया, साइन ऑफ a प्लस बी का एक्सपांशन यूज़ किया। सो आई एम गेटिंग साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, फिर a2 से मल्टीप्लाई किया। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे a1 साइन ओमेगा टी और यहाँ पे a2 साइन ओमेगा टी, दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन है, तो इन दोनों में से मैं साइन ऑफ ओमेगा टी को कॉमन ले लेता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, देख लो, मुझे यहाँ पे मिलेगा a1 प्लस a2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई।
तो ये इस तरह से मुझे एक एक्सप्रेशन मिल रहा है। अब जो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है, हमें पता है कि भले ही दो वेव्स वहाँ पे मिल रही है, बट जो उस पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ नथिंग बट SHM। तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन हमें मिलना चाहिए दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM का इक्वेशन क्या है? इट इज़ नथिंग बट x साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसे भी हमें उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ा है जिसमें एक एम्पलीट्यूड है एंड साइन ऑफ ओमेगा टी जैसी एक टर्म है। तो उसके लिए हमें थोड़ी बहुत अरेंजमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो अरेंजमेंट हम यहाँ पे ऐसा करेंगे, मैं यहाँ पे A1 प्लस A2 कॉस फाई की जगह पे आई एम सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ पे सिंबल क्या लिया है उन्होंने? यस, A कॉस थीटा। अब देखो ये एक थीटा एंगल मैंने ले लिया है एंड A1 प्लस A2 कॉस फाई की जगह पे A कॉस थीटा मैं यूज़ कर रहा हूँ, और A2 साइन फाई की जगह पे A2 साइन फाई की जगह पे मैं यूज़ कर रहा हूँ A साइन थीटा। तो A2 साइन फाई की जगह पे मैं A साइन थीटा यूज़ कर रहा हूँ जैसे उन्होंने किया है। आप देख सकते हो ये सब्स्टिट्यूशन उन्होंने बताया है पेज नंबर 136 पे, इक्वेशन 6.4 एंड 6.5। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन मैं ये इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये जो सब्स्टिट्यूशन है दोनों, मैं ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो हम देखते हैं कि हमें मिलता है y इज़ इक्वल टू, अब इसकी जगह पे देखो A1 प्लस A2 कॉस फाई की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ A कॉस थीटा। तो देखो A कॉस थीटा, और ये एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये साइन ओमेगा टी एज इट इज़ रहेगा। तो साइन ओमेगा टी प्लस, और A2 साइन फाई की जगह पे, A2 साइन फाई की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ A साइन थीटा, बचेगा क्या? कॉस ओमेगा टी, तो ये कॉस ओमेगा टी। अब ये कर दिया, तो एक सेकंड, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, अब दिख रहा है। सो ये सब्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ पे कर ली, तो मुझे मिलता है A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी, A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। अब देखो मैं A को कॉमन ले रहा हूँ और मैं इसको लिख रहा हूँ A साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट एक्सपांशन ऑफ A साइन ऑफ A प्लस B। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा y इज इक्वल टू A साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। यानी हमें सिमिलर वैसे ही इक्वेशन मिला जैसे हमें SHM की डिस्प्लेसमेंट के लिए मिलना चाहिए, और इसीलिए हमने ये सब्स्टिट्यूशन की है इस तरह से। क्योंकि कई स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है कि सर यही सब्स्टिट्यूशन क्यों की, यहाँ पे हमने A साइन थीटा क्यों नहीं लिया और यहाँ पे हमने A कॉस थीटा क्यों नहीं लिया, या फिर कोई अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों नहीं यूज़ किया। तो उसका कारण ये है कि हमें चाहिए एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो कि SHM ही है, और जो कि वो SHM ही है तो हमें SHM की तरह ही इक्वेशन मिलना चाहिए। इसलिए ऐसा इक्वेशन मिलने के लिए हमने इस तरह की सब्स्टिट्यूशन को यूज़ किया है। तो हमें मिला ये इक्वेशन। सो y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल, यानी जहाँ पे वो दो वेव्स मिल रही है, उसकी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब यहाँ से ये आइडिया मिल नहीं रही है कि एग्जैक्टली वो A1 प्लस A2 रहेगा, A1 माइनस A2 रहेगा, एग्जैक्टली कितना रहेगा। तो अभी हम एक काम कर लेते हैं, लेट अस डिराइव वैल्यू ऑफ A। हम ये A को डिराइव कर लेते हैं। हमने बस एक रिजल्टेंट इक्वेशन बनाया डिस्प्लेसमेंट के लिए एट एनी टाइम t। अब हम परफेक्टली वहाँ पे वो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा वो कितना रहेगा वो अभी हम डिराइव कर लेते हैं। तो देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लिखी है मैं यहाँ पे वापस से लिख रहा हूँ। जो सब्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये मैं यहाँ पे वापस से लिख रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा भी दिख नहीं रहा है आपको नीचे। तो मैं ये सब्स्टिट्यूशन जो मैंने इस इक्वेशन में की थी जो नीचे लिखी है,
ये सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ और उससे हमें ये a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे, तो हमने जो सब्स्टिट्यूशन की है वो कुछ इस प्रकार से है, a1 प्लस a2 cos phi इज इक्वल टू a cos थीटा, और जो दूसरी सब्स्टिट्यूशन है वो है a2 sin phi इज इक्वल टू a sin थीटा। मान लो मैं इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ और इसको इक्वेशन 2 बोलता हूँ। और अब मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 को दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ। तो जब मैं इसको स्क्वायर करके ऐड करता हूँ तो देखो मुझे क्या मिलता है। मैं ये साइड पहले लिख रहा हूँ, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। सो a1 प्लस a2 cos phi स्क्वायर प्लस a2 sin phi स्क्वायर प्लस, अब ये देखो ये दोनों स्क्वायर करके ऐड हो जाएंगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। LHS में LHS ही ऐड होगी और RHS में RHS ऐड होगी, वो भी स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ पे इक्वेशन नंबर्स आपके अलग अलग रहेंगे, आपको यहाँ पे हर जगह पे इक्वेशन नंबर भी देना है। तो जब मैं इसको स्क्वायर करता हूँ, अब इसका एक्सपांशन हमें करना पड़ेगा। सो इसका एक्सपांशन रहेगा a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस यहाँ देखो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi इक्वल टू, ये इक्वल टू के बाद वाला जो पार्ट है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा a स्क्वायर और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि मुझे मिलेगा 1। तो यहाँ पे मैं अब इस स्टेप के आगे का पार्ट लिख रहा हूँ। और एक चीज़ है यहाँ पे आप देखो, इसको ध्यान दे दो यहाँ पे ये वाले स्टेप a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। अगर यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे a स्क्वायर को कॉमन ले लिया है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे a2 स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ तो देखो क्या मिलता है। पहले ये चीज़ें एज इट इज़ लिख देते हैं, a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस phi प्लस a2 स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, मुझे मिलेगा कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। और अब इसका क्या होगा, इसमें ये 1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बचेगा सिर्फ a स्क्वायर हो गया। अब ये भी 1 हो जाएगा, तो मुझे जो मिलता है वो है a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस phi प्लस a2 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, एंड दैट्स वाई a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वायर। तो मुझे ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल गई, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड उस पॉइंट की वहाँ पे मिल गई। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कशन में क्या किया था कि अगर वहाँ पे दोनों वेव्स एक ही फेज़ में हैं तो क्रेस्ट को अगर मिल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बहुत मैक्सिमम रहेगी, या फिर क्रेस्ट ट्रफ को मिल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगी। यानी ये केसेस कैसी होगी, दोनों सेम फेज़ में है या फिर फेज़ डिफरेंस 180 डिग्री है। लेकिन फेज़ डिफरेंस अगर 180 डिग्री नहीं है और 0 भी नहीं है, उसके बीच में कुछ है, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो उसके लिए हमें ये आइडिया मिलती है, और ये है आपका फेज़ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। ये फाई जो है, ये फाई यानी ये वाला है फेज़ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। तो इस प्रकार से हमें वहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उस वेव की, वो हमें वहाँ पे पता चल जाती है। ये पूरा आपको आ सकता है फॉर 3 मार्क्स ओनली। तो ये डेरिवेशन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस है, बाकी कुछ नहीं। स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है, बाकी डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ नहीं है। 2 इक्वेशंस हमें एज्यूम करने हैं वेव्स के एट x इक्वल टू 0, वो याद रखना। दोनों वेव्स कहाँ मिल रही है, एट x इक्वल टू 0, इसलिए वो kx वाली जो टर्म है वो गायब हो रही है। बचा क्या, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओमेगा दोनों में सेम आ रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है। सो
ये था आपका पूरा डेरिवेशन इसके लिए। ये डेरिवेशन में हमने क्या देखा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यानी दोनों वेव्स अलग अलग एम्पलीट्यूड की सेम फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगी वो कितनी रहेगी, वो रहेगी इतनी। और यही हमने यहाँ पे इस पूरे डेरिवेशन में डिराइव किया है। नेक्स्ट कुछ स्पेशल केसेस हमें यहाँ पे देखनी है, बट उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। लेट अस प्रोसीड टू स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो एम्पलीट्यूड डिराइव किया है इट बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, वो कितना था। ए इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इट कैन बी गिवन बाय a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi प्लस a2 स्क्वायर स्क्वायर रूट में। अब जो स्पेशल केसेस यहाँ पे दी है, जो मैंने पहले डिस्कस की थी, वही स्पेशल केसेस, यानी अगर दोनों वेव्स एक ही फेज़ में है, दोनों वेव्स एक ही फेज़ में हो ना, यानी ये केस 1 की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों वेव्स एक ही फेज़ में हो ना, यानी फेज़ डिफरेंस जो है वो होगा 0 डिग्री, यानी 0 रेडियन, 0 डिग्री या 0 रेडियन। तो 0 डिग्री अगर ये फेज डिफरेंस है दोनों वेव्स में, तो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ये फाई की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर लेते हैं। सो ए इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ 0 प्लस a2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मिलता है cos 0 1 है, तो cos 0 1 है, इसलिए हमें मिलता है सिर्फ a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू a1 प्लस a2 स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा बाहर, तो आई मीन स्क्वायर रूट निकल जाएगा। हमें मिलता है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज a1 प्लस a2। तो ये है हमारी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जब दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस 0 रहेगा। यानी ये कौन सी केस बता रहा हूँ मैं, क्रेस्ट को मिल रहा है या ट्रफ को अगर मिल रहा है, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम, वो पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रहेगी दैट विल बी a1 प्लस a2। ये है स्पेशल केस 1। यस वही दी है। आगे बढ़ते हैं। और एक उन्होंने कंडीशन यहाँ पे डाल दी कि इफ़ a1 इज इक्वल टू a2, इफ़ a1 इज इक्वल टू a2 तो क्या मिलेगा। सो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी ट्वाइस ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स। ये भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। सेकंड केस, केस टू में ये है कि अगर आपका फेज डिफरेंस जो है वो 180 डिग्री रहा तो क्या होगा। अगर आपका फेज डिफरेंस 180 डिग्री है तो क्या होगा। इन दैट केस a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ फाई प्लस a2 स्क्वायर। अब हम पुट करते हैं फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू, तो a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस a2 स्क्वायर। कॉस ऑफ 180 रहता है -1, तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है वो आ रही है a1 स्क्वायर -1 होता है, सो ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस a1 a2 प्लस a2 स्क्वायर, और ये इट इज़ नथिंग बट एक्सपांशन ऑफ a1 माइनस a2 स्क्वायर। तो ये हमें मिलता है a1 माइनस a2। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट वेयर टू वेव्स आर मीटिंग एट द सेम टाइम, एंड उसमें जो एम्पलीट्यूड है a1 है और एक का a2 है, तो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी, या फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स। अब यहाँ पे अगर दोनों वेव्स की एम्पलीट्यूड सेम है, अगर दोनों वेव्स की एम्पलीट्यूड सेम है, यानी इफ a1 इज इक्वल टू a2, तो आपकी जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगी वो रहेगी 0। ये दूसरी स्पेशल केस यहाँ पे उन्होंने बताई है।
यस, सो दैट्स इट। ये बस एक एनालिसिस है, स्पेशल केसेस उन्होंने यहाँ पे बता दी है। और एक बात उन्होंने यहाँ पे कही है कि हम कई बार एक नाम सुनते हैं, दैट इज़ इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। सो इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, अब मैं ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है। बेसिकली ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इसको मैं कहता हूँ ए मैक्स। ए मैक्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड्स की एडिशन हो रही है, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इट इज़ ए मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड्स की सब्ट्रैक्शन हो रही है। अब नेक्स्ट चीज़, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी के बारे में यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन है नहीं, और मुझे नहीं लगता अगले भी चैप्टर में ज़्यादा डिस्कशन होगा। बस हमें इंटेंसिटी बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है, उसमें कई सारे टर्म्स भी आ जाती है, बट यहाँ पे सिर्फ हम इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड का ही रिलेशन कंसिडर कर रहे हैं। सो यहाँ पे इंटेंसिटी डिनोटेड बाय सिंबल आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब रहेगी? जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे आई मैक्स इज़ ए स्क्वायर मैक्स एंड आई मिनिमम इज़ प्रोपोर्शनल टू ए मिनिमम स्क्वायर। और यहाँ पे उन्होंने सिंपली दोनों का शायद से रेशो नहीं लिया, ठीक है। अब ए मैक्स क्या है? ए मैक्स इज़ नथिंग बट A1 प्लस A2 एंड ए मिनिमम क्या है? ए मिनिमम इज़ A1 माइनस A2। ये वैल्यूज़ आपको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अगर बेसिकली ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि इफ़ टू वेव्स हैविंग एम्पलीट्यूड्स सो एंड सो are superimposed at a one particular point and they are having phase difference of so and so degrees, then what is the ratio of maximum intensity to minimum intensity? ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें ये रिलेशन वहाँ पे यूज़ करना है। सो इट इज़ ए मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए मिनिमम स्क्वायर। ए मैक्स हमें पता है, ए मैक्स इज़ नथिंग बट A1 प्लस A2 एंड ए मिनिमम हमें पता है, ए मिनिमम इज़ नथिंग बट A1 माइनस A2। दोनों का स्क्वायर करके रेशो आप ले सकते हो, और आपको वहाँ पे जो रिक्वायर्ड रेशो चाहिए आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये छोटा सा डिस्कशन यहाँ पे उन्होंने किया है। अब मैं एक सॉल्व एग्जांपल डिस्कस करना चाहता हूँ जो दिया है पेज नंबर 136 पे। तो देखते हैं ये सॉल्व एग्जांपल क्या है। फिर से मुझे ये मिटाना पड़ेगा। तो ये एक एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल, पेज नंबर 136 पे। स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू साइनोसॉइडल वेव्स प्रोपोगेटिंग थ्रू अ स्ट्रिंग आर गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। y1 एंड y2 ये इक्वेशन दिए हैं, 20x माइनस 30t एंड 25x माइनस 40t, ठीक है। कैलकुलेट, पहला पार्ट उनका ये ऐसा है कि कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स एट द पॉइंट्स x इज इक्वल टू 5 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ये पहला पार्ट है, यानी यहाँ पे फेज डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। और दूसरा है व्हेन दीज टू वेव्स इंटरफेयर व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5, ए में क्या पूछा है? फेज डिफरेंस व्हेन x इज इक्वल टू 5 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, चलेगा। यहाँ पे यूनिट पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, कई बार यूनिट की वजह से कुछ बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती है। सो यूनिट पे ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे जो y1 एंड y2 जो दिया है आपको, ये y1 एंड y2 जो है ये सेंटीमीटर में दिया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे फ़िलहाल उतनी बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी यूनिट की वजह से। सो और एक चीज़, डेरिवेशन में हमने x इज इक्वल टू 0 लिया था। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ पे बताया उन्होंने कि एट x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड फेज डिफरेंस कितना रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फेज डिफरेंस क्या रहता है। फेज डिफरेंस इज नथिंग बट दिस, रादर फेज क्या रहता है? फेज इज नथिंग बट दिस एंगल, सिर्फ ये ब्रैकेट। सो एक फेज ये है, एक वेव का फेज ये है, दूसरी वेव का फेज ये है। तो चलो लेट अस एज्यूम कि फेज ऑफ फर्स्ट वेव उसको हम ले लेते हैं 5-1। सो 5-1 इज 20x माइनस 30t।
अब हम x और t की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते थे, तो 20 इंटू 5 माइनस 30 इंटू 2, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा, तो ये आ रहा है 40, ये 100 आ रहा है, ये 60 आ रहा है, ये जो है वो 40 आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट, अब पहली वेव का हो गया फेज़, अब निकालते हैं दूसरी वेव का फेज़। तो फेज़ ऑफ सेकंड वेव फाई 2 वो रहेगा 25x माइनस 40t। x और t की वैल्यूज़ सेम रहेगी, x और t की जो वैल्यूज़ रहेगी वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे 25 इंटू 5 माइनस 40 इंटू 2, तो ये 25 इंटू 5 ये रहेगा 125 और ये रहेगा 80। आपका जो यहाँ पे फेज़ आ रहा है वो आ रहा है 45। अच्छा, यहाँ पे यूनिट जो रहेगा फेज़ का, यहाँ पे यूनिट रहेगा रेडियन में। यस, यूनिट जो रहेगा वो रहेगा रेडियन में। सो एक फेज़ आ रहा है आपका 45, दूसरा फेज़ आ रहा है 40, तो ये 40 फेज़ डिफरेंस कितना रहेगा? तो फेज़ डिफरेंस इज़ वेरी सिंपल, ये आपका रहेगा, अब ये ग्रेटर है तो हम लिखते हैं फेज़ डिफरेंस इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1, यानी 45 माइनस 40, ये आ रहा है फाई रेडियन। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू फाई रेडियन। तो इस तरह का सिंपल क्वेश्चन भी आपको MCQ में आ सकता है, बट पता होना चाहिए फेज़ क्या होता है। तो फेज इज़ नथिंग बट दैट एंगल, क्योंकि ये ब्रैकेट क्या है, इट इज़ साइन ऑफ दिस ब्रैकेट, यानी ये जो है ये एंगल है, उसी को हम फेज़ कहते हैं। तो फेज़ डिफरेंस आपका आ गया। अब सेकंड पार्ट जो है इसमें उन्होंने क्या पूछा है, यस, टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी। थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन कर देता हूँ। डायरेक्टली इंटेंसिटी हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, पहले हम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं। अब हमें पता है कि ए मैक्स कितना रहता है, ए मैक्स इज़ A1 प्लस A2। सो A1 प्लस A2, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मुझे इंटेंसिटीज चेक करने दो। यस, दोनों वेव्स में जो A1 एंड A2 दिया है वो दिया है 4 एंड 4, ये 4 है, ये भी 4 है। सो ये आएगा आपका आंसर 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो रहेगी वो रहेगी 8 सेंटीमीटर। मिनिमम एम्पलीट्यूड कितनी रहेगी, इट इज सिंपली A1 माइनस A2, सो इट इज 4 माइनस 4, आंसर इज 0 सेंटीमीटर। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगी आपकी 8 सेंटीमीटर, मिनिमम एम्पलीट्यूड रहेगी आपकी 0 सेंटीमीटर। हाँ, यहाँ पे आप रेशियो ऑफ टू इंटेंसिटीज निकाल सकते हो। सो रेशियो ऑफ टू इंटेंसिटी आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 स्क्वायर। मैंने अभी कहा कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनिटी है। ऐसा नहीं है कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ऐसा नहीं है। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा उन्होंने डिराइव करके दिया, आई मीन लिख के दिया है। आप देख सकते हो वो सॉल्व एग्जांपल जिसमें उन्होंने लिखा है कि इंटेंसिटी इज आई मैक्स इज इक्वल टू A1 प्लस A2 स्क्वायर, बट यहाँ पे इसको डायरेक्टली ऐसा लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आगे चल के, इसलिए मैं ये ऐसा लिख रहा हूँ। तो मैं दोनों का रेशो ले रहा हूँ बेसिकली। सो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम A1 प्लस A2 स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर अपॉन 0 स्क्वायर। ऑफ कोर्स ये इन्फिनिटी आ जाएगा ये रेशो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्फिनिटी भी आपका आंसर आ सकता है, पूछा भी जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ आई मैक्स टू आई मिनिमम। सो इस तरह से ये सॉल्व एग्जांपल यहाँ पे था। मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने डायरेक्टली रेशो ले लिया, इंटेंसिटीज़ लिखी नहीं, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा कुछ पब्लिकेशंस में, कुछ बुक्स में, इसलिए
बाकी एक और एग्जांपल दिया है, एग्जांपल 6.2, इसे आपको पढ़ना है, पढ़ो इसे, कोई भी डाउट रहा तो आप इसमें पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू हो रहा है दैट इज स्टेशनरी वेव। आई विल कंटिन्यू विद द स्टेशनरी वेव फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, थियोरेटिकल रहे या न्यूमेरिकल रहे। तो आज के लिए बस इतना ही।